अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक और टॉपिक पे जो कि मेरा मोनोपोली कैपिटलिज्म एंड ग्लोबल कॉलोनियलिज्म के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हम ये देखेंगे कि हमने बात डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियोस में 1873 के सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, और उसके नतीजे में मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने से न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलप्ड होने की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के होने की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक्सपैंड होके वेस्ट में मोनोपोली कैपिटलिज्म की शक्ल इख्तियार कर गया, इस तरीके से कि आपकी जो ये फैक्टर्स थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, अवेयरनेस, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन, इन्होंने जो भी वहाँ पे कैपिटलिस्ट थे उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, उनको ज़्यादा स्ट्रांग किया, उनको होल्ड दिया मार्केट इकानमी पे। और जब वो मार्केट में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती गई डे बाय डे, तो मार्केट पे उनका जो शेयर था, मार्केट पे जो उनका कंट्रोल था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया। जब वो मार्केट में उनका शेयर और कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया, तो वहाँ पे जो मार्केट में ऐसे कंपेटिटर्स थे जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे प्रोडक्ट के लिहाज से, मार्केटिंग के लिहाज से, मार्केट शेयर के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, प्राइसेस के लिहाज से या किसी भी और वजह से, तो वो मार्केट से आउट होते गए। और जो मार्केट का जो कंट्रोल है, जो शेयर है, वो उनके हाथों में आता गया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे वो उन्होंने उनके पास जो जितना ज़्यादा मार्केट पार जाती जाएंगी, जितने ज़्यादा उनके पास मार्केट का कंट्रोल आता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उनके पास मोनोपोली की पार जाएंगी। मोनोपोली में क्या होता है कि एक सिंगल सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं, और वो जो सेलर होता है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कितना बनाने हैं, कब बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस होगी, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी, तमाम चीज़ों के डिसीजन, तमाम चीज़ों का कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है। वो प्राइस मेकर होता है, उसने बैरियर लगाए होते हैं एंट्री के लिए, वो मार्केट में अपने अलावा किसी और दूसरे को नहीं एंटर होने देता। तो इस तरीके के उसके पास जो मार्केट पार्स आ जाती हैं, उन मार्केट पार्स की वजह से अब जो कैपिटलिज्म था, वो मोनोपोली कैपिटलिज्म की शक्ल इख्तियार कर गया। और अब यहाँ पे सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो एक्सपैंड होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की थी, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपके पास जो थे वो ऐसे फिनोमेना एग्जिस्ट हुए, ऐसे सेक्टर्स डेवलप्ड हुए, बहुत सारी जो भी सराउंडिंग एरियाज थे यूके के या ईस्टर्न यूरोप के। तो अब उनके साथ साथ सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि वेस्ट में था, वेस्टर्न यूरोप में था या यूएस में था, तो उनके पेरिफेरल एरियाज भी ज़्यादा डेवलप्ड होते गए, वहाँ पे भी डेवलपमेंट होती गई। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की जो सेक्टर था वो डेवलप्ड होता गया, माइन वहाँ पे डेवलप्ड होती गई, मेटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो थे वो डेवलप्ड होते गए, मेटल ज़्यादा जो है डिस्कवर होती गई, उनका यूजेज बढ़ता गया। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुई, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स की डेवलपमेंट से और उनकी डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। मशीनरी की डेवलपमेंट हुई, मशीनरी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती जा रही थी, डे बाई डे न्यू न्यू इनोवेशन, न्यू न्यू इन्वेंशन हो रही थी। तो इन तमाम चीज़ों ने सोने पे सुहागे वाला काम किया है, और आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिर अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो कैपिटलिज्म के पड़ा। कैपिटलिज्म जो है उसका जो इम्पैक्ट था वो वेनिंग कैपिटलिज्म से मोनोपोली कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा। और इस तरीके से जो वहाँ पे कंपेटिटिवनेस थी मार्केट में, वो कंपेटिटिवनेस जो है वो शिफ्ट होकर मोनोपोलीज फॉर्म में शिफ्ट होगी। मार्केट जो है कंपेटिटिव मार्केट से या नॉन कंपेटिटिव मार्केट्स की तरफ गई, क्योंकि जब कंपेटिटिव मार्केट तब होती है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर एंड सेलर्स होते हैं। सेलर्स तो थे लेकिन सेलर्स ना होने के बराबर रह गए, इसलिए कि जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनके पास जो पार्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, उनको ज़्यादा जो है मार्केट का होल्ड मिलता गया। तो अब मोनोपोली कैपिटलिज्म में मर्ज हुआ सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में। और उनका जो मेन मकसद वही था कि दे वांट टू अर्न सुपर प्रॉफिट, दे वांट टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे थे और इस अपने बेनिफिट के लिए काम करेगा। कभी भी वो ये नहीं देखेगा कि बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
वो बाकी चीज़ों की तरफ रुझान उसका नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका फ़ायदा वो अपना फ़ायदा देखेगा, जहाँ पे उसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा, वो उन चीज़ों की तरफ आएगा और जैसे-जैसे मार्केट में ज़्यादा पावर्स आती गईं, उनकी पर यूनिट कास्ट, उनकी एवरेज कास्ट भी कम होती गई, जितनी ज़्यादा एवरेज कास्ट कम होगी, उनके पास ज़्यादा और मोनोपोली उनकी स्ट्रेंथन होती जाएगी, उनको टक्कर देने वाला मार्केट में कोई पहले ही नहीं और आगे भी आने वाला कोई नहीं हो सकता। वजह यही है कि उनकी जो मार्केट में वहाँ पे पंजे जो हैं, वो ज़्यादा गाढ़े होते जा रहे हैं, वहाँ पे गहरे होते जा रहे हैं, उनका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा उनके हाथ में आता जाता है। तो वो फिर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो फिर मार्केट को देख रहे होते हैं कि अब हमने किस सिनेरियो में किस इम्पैक्ट के किस हिसाब से हमने मार्केट को चलाना है, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। अब कॉलोनियलिज्म जो है वो पैरेलली साथ-साथ बढ़ता जा रहा था। कॉलोनियलिज्म में क्या था कि वो जितने भी बड़ी-बड़ी पावर्स थीं, जितने बड़े-बड़े ऐसे मुल्क थे, जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी हो गई थी, उनके पास रिसोर्सेज़ भी थे, उनके पास मिलिट्री पावर्स भी उनकी गैदर हो गई थी और उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज़ थे और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन स्टार्ट हो गई थी और वो अपने रिसोर्सेज को बचा के दूसरे ममालिक के रिसोर्सेज की डाइवर्जन उनकी तरफ उनके रुझान बढ़ गया तो उन्होंने डिफरेंट जगहों पे अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी और उनका जो पहला टारगेट जो था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, जहाँ पे मिजरीज थी, जहाँ पे पॉवर्टी थी, जहाँ पे हंगर थी, जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जहाँ पर कोई एक निज़ाम नहीं था, वहाँ पे सेपरेशन थी, सोशल एंड क्लास डिफरेंसेस थे, सोशल क्लास डिविजन्स थी, तो उन ऐसे इलाकों में उनका जो पहला टारगेट था, उनका जो प्राइम टारगेट था, ऐसे इलाके थे क्योंकि वहाँ पे उनके पास जो है उस चीज़ को ईज़िली बआसानी अपने कंट्रोल में करना उनके लिए आसान होता था। तो कॉलोनियलिज्म जो है वो ग्लोबल कॉलोनियलिज्म की शक्ल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक एक्सपेंड होता गया। जापानीज, डच, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, जर्मन और फ्रेंच बहुत सारे जितने जो इटालियन जितने भी ऐसे थे, पुर्तगीज, ये जितने भी बड़ी बड़ी इदारे थे, जितने भी बड़े बड़े ममालिक थे जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले या दूसरे फेज ने इनिशिएट हुआ और उसने उनको बेनिफिट्स दिए, उनने उनकी इकानमी को स्ट्रेंथन किया, उनको अपने पाँव पे खड़ा होने में हेल्प आउट किया, उनका जो स्टेटस था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से निकाल के डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के तौर पे जो है उनका स्टेटस बहाल हुआ, उनको अचीवमेंट होगी। तो अब जो है उन जितने फोर्सेस मैंने गिनवाई हैं इन सब का फोकस ये था कि हमने अपनी कॉलोनीज बनानी है और कॉलोनीज की बनाने के पीछे जो प्राइम मकसद वो ये था कि रिसोर्स को कितना ज़्यादा कैसे ऐसे इलाके और ऐसे तरीके उनके पास आ जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकें। तो अब जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे उन्होंने कॉलोनियल इंपीरियलिज्म की एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल वहाँ पे उनका कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया, बहुत सारे ममालिक थे, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट को उन पे कंट्रोल हासिल कर लिया, दुनिया को उन्होंने नेचुरल गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को चीज़ें इतनी आसानी से और इतनी उन्होंने प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हासिल कर ली, क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि चीज़ें उनको लोगों को आसानी से मिल जाती थी और उनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी। तो लोगों का जो गुज़र बसर था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी इतना ही था कि वो सिर्फ़ अपनी जो ज़रूरत है सब्सिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कर सकें। वो ऐसे इंग्रीडिएंट्स, ऐसे अजनास पैदा कर सकें जो उनकी सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। बाकी उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अपना गलबा कायम कर लिया और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स थी, ऐसी कमोडिटीज़ थी जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में शुरू हो सकती इस्तेमाल हो सकती थी, उन्होंने उनकी प्रोडक्शन पे कंट्रोल हासिल कर लिया। वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती थी, जहाँ पे जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होती थी, उन्होंने वो तमाम एरियाज़, वो तमाम इदारे, वो तमाम इलाके, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो अपने कंट्रोल में कर लीं। अपने ही जो है वो सेलेक्ट किए हुए लोगों को वहाँ पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया। वहाँ के या फिर जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े-बड़े फ्यूडल थे या वहाँ पर कोई उनका जो जो ऐसा बंदा था जिसको उस इलाके पे कंट्रोल था, उस बंदे के साथ उन्होंने अपनी जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उनको अपने इख्तियार में कर लिया, उनको अपने अंडर कर लिया और उनको अपनी मर्ज़ी से वो चलाते थे। उनके ज़रिए फिर वहाँ पे जो लोग पीजेंट्स होते थे, वहाँ पे जो मज़ारे होते थे, वहाँ पे जो गरीब लोग होते थे, जो कमज़ोर लोग होते थे, वो प्रोडक्शन करवाते थे दूसरे लोगों से और वो उनके उनके बिहाफ़ पे वो जो प्रोडक्शन होती थी उनसे लेकर और ये बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मोनोपोलिस्ट थे उन तक पहुँचाते थे। और साइकोलॉजिकली उन्होंने लोगों को फिर इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया, लोगों को वहाँ पे सर्वाइवल की
फ़िक्र पड़ गई। सिर्फ़ लोगों की ये उन्होंने जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस रखी वो यही थी कि हमने किसी तरीके से अपना पेट भरना है। और उस पेट के लिए उसके लिए उन्होंने इतनी इस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरीके से उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी के साथ, उनकी नफ्सियात के साथ खेलना शुरू कर दिया। इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई, इस तरीके के उन्होंने मैकेनिज़्म क्रिएट की, इस तरीके के उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, इस तरीके के उन्होंने मिशनरीज़ भेजे, इस तरीके के उन्होंने जो है वो सोशल सर्कल में ऐसे चीज़ें उन्होंने फैला दी कि लोगों की साइकी को उन्होंने जिस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते थे, जितनी एफ़िशिएंटली वो कंट्रोल कर सकते थे, उतना ही उनके पास अपनी चीज़ को बेचने का, अपने आप को मनवाने का, अपना मार्केट पे, अपना सोसाइटी पे, अपना उस इलाके पे कंट्रोल करने की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उनके पास इतने ज़्यादा फ़ोर्सेस उनके हाथ में आ रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने कॉलोनियल इनकी एक्सपेंशन जो है वो होती गई। कॉलोनियल एक्सपेंशन जो है वो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक जारी रही। पीपल ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, वो जब भी किसी कॉलोनी में जाते थे, तो वहाँ पे जाके वो लोगों की वहाँ पे पहले लोगों को इस तरीके से की फैसिलिटीज़, लोगों को इस तरीके के लॉलीपॉप्स, लोगों को इस तरीके की जो है वो लालच देते थे कि वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो कहते थे हम आपके खैर-ख़्वाह हैं, हम आपकी बेहतरी के लिए आए हैं। वो लोगों को इस तरीके से के चीज़ों के पीछे लगा देते थे कि लोग सिर्फ़ और एक अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए कोशिश करते थे, अपने आप को अपने स्टैंडर्ड को लिफ्ट करने की कोशिश करते थे, अपने सर्वाइवल की कोशिश करते थे। तो अब वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट होती गई लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में। लोगों को उन्होंने एक तरीके से खुश रखने के लिए बहुत सारे हीले-बहाने तलाश कर लिए और साथ में वहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े थे, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज़ थे, वहाँ पे जितनी भी की पोज़ीशन थी, वहाँ पे जितने भी ऐसे ल्यूक्रेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ थी, उनका सब पे उन्होंने अपना कंट्रोल भी दूसरी तरफ से इख्तियार कर लिया, हासिल कर लिया और अब उन रिसोर्सेज़ को, उन बेनिफिट्स को, उन फ़वाइद को उन्होंने इस्तेमाल करके अपने जो एक्सपेंशन थी, कॉलोनियलिज़्म की उसको भी किया, कैपिटलिज़्म को भी किया और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए ईंधन के तौर पे भी उनको इस्तेमाल किया। फिर जो कम्फ़र्ट्स थी, उन्होंने ऐसे जो है वो इस तरीके के मैकेनिज़्म क्रिएट किए कि लोगों को जो है वो अ, कम्फ़र्ट्स के लिए लोगों को लग्ज़रीज़ के पीछे लगा दिया। अब लोगों के दरमियान एक सोशल डिफ़रेंस क्रिएट क्लास करना शुरू कर दी। वो इस तरीके से कि किसी को जो उनकी फ़ेवर में होता था, जो उनके साथ शामिल होता था, जो उनके लिए काम करता था, तो उसको उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ या फिर ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़, ऐसे फ़वाइद देने शुरू कर दिए, जिन्होंने वहाँ पे उन लोगों के लिए उनकी मार्केट को, उनकी मोनोपोली को, उनके फ़वाइद को उन लोगों के लिए लुक्रेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पे शो करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से फिर बाकी लोग जो थे वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता उन जो चाह रहे थे कि अब हमें भी वही लग्ज़रीज़ हासिल हो, हमें भी वही लिविंग स्टैंडर्ड हासिल हो, तो उसके लिए फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर उनकी तरफ माइल होते गए, उनकी तरफ मोल्ड होते गए और उसकी वजह से फिर उनकी जो मोनोपोली थी वो स्ट्रॉन्ग होती गई। जो इंडस्ट्रियल यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने कॉलोनियल टेरिटरीज़ को भी हासिल किया। उन्होंने वहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली अपने गलबे में कर लिया। वहाँ पे जहाँ पे उनको जिस तरीके से ज़रूरत महसूस हुई, कहीं पे उनको जंग करने की ज़रूरत हुई, कहीं पे उनको कल्चरल वार करने की ज़रूरत हुई, कहीं पे उनको कोल्ड वार करने की ज़रूरत हुई। उनको जो भी मेथड उनको जो भी उस इलाके के हिसाब से सूटेबल लगा, उन्होंने वो अडॉप्ट किया, उस रीजन के हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट किया और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ को सेमी कॉलोनीज़ की शक्ल में, फुल कॉलोनीज़ की शक्ल में, फ्यूडल्स की शक्ल में, इंडस्ट्रियलिस्ट की शक्ल में वहाँ पे ऐसे उन्होंने इजारादारों की शक्ल में बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स के थ्रू उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन का भी इम्पैक्ट जो है अर्बनाइजेशन पे का इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी पड़ा और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट भी अर्बनाइजेशन में पड़ा इस तरीके से कि जहाँ-जहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनती जा रही थी, जहाँ-जहाँ वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्शंस को एस्टेब्लिश करते जा रहे थे, वहाँ पे साथ-साथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही थी। वहाँ पे रोड्स बन रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बन रहे थे, वहाँ पे लोगों के लिए लिविंग फैसिलिटीज़ बन रही थी। तो वहाँ पे अर्बन सिटीज़ बनते जा रहे थे, अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी तेज़ हुआ। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्ट्रक्चर भी वहाँ पे डेवलप्ड होते गए। तो उसकी वजह से जो वर्कर्स थे वहाँ पे उनकी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी वेजेज़, उनकी कंज़म्पशन भी इम्प्रूव होती गई और फिर जो है वो डिफरेंट ऐसे मैकेनिज़्म सोसाइटी में, सोशल सेक्टर में आते गए जिस तरीके से रेंटिंग, लॉजिंग इस तरीके के बहुत सारे वहाँ पे न्यू सिनेरियोज़ होते गए, इंट्रोड्यूस्ड होते गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस थे, कॉलोनियलिज़्म थी, पेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई उस दौरान, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने से दुनिया
के लिए मज़ीद एक न्यू राहें खुल गई। उनको पता चल गया कि जी अब जो है वो जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन होगी, जहाँ पे भी ऐसे मसाइल होंगे, जहाँ पे भी ऐसे इश्यूज़ होंगे तो उनके खिलाफ़ आप मुज़ाहिमत कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ आप रेबेलियन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्लेवरी का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो गया, कॉलोनियल लेबर का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो गया। कॉलोनियल लेबर का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ, इस तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हुआ कि जो जहाँ-जहाँ पे कॉलोनियलाइज़ेशन थी, जिन-जिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, जिन-जिन इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइज़ेशन की या इंडस्ट्रियल नेशंस की, तो वहाँ से वो जिन-जिन इलाकों में उनकी कॉलोनीज़ थी, वहाँ से वो वर्कर्स को लेकर आते थे। उन वर्कर्स को लेकर आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में जहाँ पे इंडस्ट्रियल की फैसिलिटीज़ जहाँ पे उनकी स्टार्ट थी, जहाँ पे उनके प्रोसेस हो रहे थे, वहाँ पे उन लेबर्स को यूटिलाइज़ करते थे। वहाँ से रिसोर्सेज़ लेकर आते थे, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज़ लेकर आते थे। ड्यू टू द उनकी एबिलिटी है, ड्यू टू द इनोवेशंस एंड इन्वेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बहुत ज़्यादा आसान हो गई। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होती गई कि प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, एग्रीकल्चर प्लांटेशन होना शुरू होगी। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी रिफॉर्म आए, एग्रीकल्चर के अंदर भी प्रोडक्शन की पेसेस स्ट्रांग हुई, एग्रीकल्चर के अंदर भी ऐसे फिनोमेनाज इस इनकी प्रोडक्शन जो है वो पेस अप होती गई, फर्टिलाइजर का यूटिलाइज होता होना शुरू हुआ, न्यू न्यू मीन्स एंड मैन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बनते गए। ऐसी न्यू प्रोडक्ट्स, ऐसी न्यू गुड्स और ऐसी जो इंग्रेडिएंट्स या अजनास थे जो किसी एक ख़ास मख़सूस इलाके में पैदा होते थे, वो ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ अदर थिंग्स जैसे कि ट्रेड होती थी, प्रोडक्ट्स होती थी, इंडस्ट्रियल गुड्स होती थी, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने से आइडियाज़ के साथ-साथ, मेथड्स के साथ-साथ उन अजनास ने भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन की, शिफ्ट हुई हैं, वहाँ पे भी लोगों ने उनकी प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि शुगर केन एंड पोटैटो, ये बेसिकली जो है वो जो अमेरिकन साइल थी, जो यूएस की साइड थी, जो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती थी। जब यूएस की डिस्कवरी होगी, वो प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश्ड हो गया, इंडस्ट्रियलाइज़्ड हो गया, तो उसकी वजह से लोगों का वहाँ पे आना-जाना शुरू हुआ, ट्रेड बनती गई, तो वहाँ पे साथ में ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी, ये भी वहाँ से शिफ्ट हुई अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। एवोल्यूशन जो थी वो जिस तरीके के इंसान की एवोल्यूशन होती गई, इंसान जैसे इवॉल्व होता गया, इसी तरीके से जितनी भी फैक्टर्स थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, एजुकेशन थी, मार्केटिंग थी, एडवर्टाइज़मेंट थी, बिज़नेस थी, उसकी एनवायरनमेंट थी, बिज़नेस की प्रोडक्शन थी, बिज़नेस की सेल्स थी, बिज़नेस की अप्रोच थी, उसके अंदर भी एवोल्यूशन आती गई। ज़िंदगी के हर पहलू में इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हर ज़िंदगी के हर पहलू में एवोल्यूशन आती गई, उसमें चेंजेस आती गई, उसमें डायनामिकिज़्म आता गया। जो इकोनॉमीज़ थी, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, वो जो सोशल स्ट्रक्चर थे, वो जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, नॉर्म्स, ये सारे इंटरलिंक्ड होते गए। अब जो दुनिया जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो प्रोसेस था, ये लीड करेगा आफ्टर 1945, हम कहेंगे कि जी ग्लोबलाइजेशन होगी। तो इसके लिए ये जो बीज जो बोए जा रहे हैं, ये तब से 1870s के बाद, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ये बीज बोए जा रहे हैं, जो बाद में हम जाके इसको ग्लोबलाइजेशन का नाम देंगे। इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमी एस्टेब्लिश होती गई, डायनामिकिज्म आता गया। डायनामिकिज्म को हमने डिस्कस किया था कि जो चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती जाती हैं, जिसमें चेंजेस आती जाती हैं। फिर जो प्रोडक्टिविटी थी वो एनहांस होती गई, वर्कर्स की, फैक्टर्स की, जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सब की प्रोडक्टिविटी एनहांस होती गई। फिर जो यूज़ ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता गया। इस तरीके से एडवांस्ड होता गया कि जो मनी थी वो एक प्रॉपर अब स्टेबल किसी भी करेंसी की शक्ल में, किसी भी प्रोडक्ट की शक्ल में आने शुरू होगी नेचर में। आपको पता है कि पहले जो थी वो बार्टर सिस्टम था, गुड्स वर्सेस गुड होता था। फिर उसके बाद जो कमोडिटी मनी थी, किसी एक ख़ास कमोडिटी को एज़ अ मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे जो है वो मेटालिक मनी, न्यू-न्यू मेटल्स डिस्कवर होती गई, फिर वो उसने मेटालिक मनी की शक्ल इख्तियार की। तो अब जो मनी था उसके 3 मकसद थे, वो या मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, या स्टोर ऑफ वैल्यू था, या यूनिट ऑफ अकाउंट था। ये तीनों चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आपने किसी चीज़ को बाय एंड सेल करना है तो उसके लिए भी मनी आपको चाहिए, किसी चीज़ की वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है तो आपको यूनिट ऑफ अकाउंट चाहिए, और अगर आपने उसकी वैल्यू को स्टोर करना है, अगर आप उसकी वैल्यू को आप लॉन्ग टाइम के लिए चलाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्टोर ऑफ वैल्यू भी चाहिए। तो तीनों मकसद उस मनी पूरी कर रही थी। तो अब मनी का जो यूज़ था, मनी की जो यूटिलाइज़ेशन थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती गई। जो गुड्स वर्सेस गुड का मैकेनिज़्म था वो रिप्लेस हो गया विद द एंड मोर स्टेबल करेंसी या मोर स्टेबल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। फिर जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मोनेटाइज़्ड होती गई। मोनेटाइज़ से मतलब है कि जहाँ-जहाँ पहले लोगों के पास डिप्रिवेशन थी, हंगर थी, पॉवर्टी थी, वहाँ पे लोगों के पास
मीगर टाइप ऑफ रिसोर्सेज थे, वो वही रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे थे जो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए होती थी। तो अब वहाँ पे जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लोग थे, कॉलोनियल लोग थे, जो बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे आना-जाना शुरू किया। वहाँ पे लोगों को जाके उन्होंने पैसे देना शुरू किए, उनके पास कोई चीज़ होती थी वो खरीदते थे। तो अब लोग वहाँ पे उनके पास भी अवेयरनेस आ गई कि हम ऐसी चीज़ें बनाएँ जो अपनी ज़रूरत से ज़ायद हों, एक्स्ट्रा हों और हमें उसके मुकाबले में पैसे मिलें। उन पैसों को यूज़ करके हम अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें। तो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे भी मोनेटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फिर जो सबऑर्डिनेशन ऑफ लोकल इकोनॉमीज़ हैं, कि जो लोकल सेक्टर्स थे, लोकल जो इकोनॉमीज़ थी, किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया, किसी भी इलाके, किसी भी मुल्क की, वो भी सबऑर्डिनेट होती गईं। किसके अकॉर्डिंगली? वो सबऑर्डिनेट होती गईं बड़ी-बड़ी कॉलोनियल पावर की, बड़े-बड़े कैपिटलिस्टिक सेक्टर्स की, ऐसे बड़े-बड़े फ्यूडल्स की। जो लोग जिनके पास एक्सेस थी, जिनके पास रिसोर्सेज थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास लोग थे, जिनके पास अप्रोच थी, जिनके पास मार्केटिंग थी, जिनके पास एक्सेस थी, उन तमाम लोगों की सबऑर्डिनेट पे वो काम करने शुरू हो गए। और फिर जो वेस्टर्न सेक्टर्स थे, जो पहले हम ईस्टर्न सेक्टर में डेवलपमेंट हुई थी, यूके में हुई थी, उसके पेरिफेरल एरियाज़ में हुए थे। अब जो उसकी जो थी ना डेवलपमेंट, उसका जो हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्प्रेड था, वो वेस्टर्न सेक्टर तक भी पहुँचना शुरू हो गया। अब ट्रेड इवॉल्व होती गई, रोल ऑफ ट्रेड को हम किसी तौर तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते। रोल ऑफ ट्रेड इज़ अ वेरी पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़, मोनोपोलीज़ उन और कोलोनियलिज़्म में ट्रेड ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम अपने अगर एग्ज़ाम्पल लें तो साउथ एशिया में यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एज़ अ ट्रेडर और मर्चेंट के तौर पे आए थे। तो ट्रेड इज़ अ टूल, ट्रेड इज़ अ मेजर, ट्रेड इज़ अ मेथड जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके अपना सिक्का वहाँ पे जमाते थे, वहाँ पे अपना मकाम पैदा करते थे वो। और अल्टीमेट जो भी काम का, चाहे वो मिलिट्री मेथड से गए हों या वो किसी और तरीके से गए हों, उनके पीछे जो मकसद वो यही था कि किसी भी जगह पे जाएँ, वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ थे, उन रिसोर्सेज़ को डाइवर्ट कर सकें अपने इंडस्ट्रियल हब्स की तरफ, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ, जहाँ जिन इलाकों में उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, उनकी तरफ उनको वो लगाने की कोशिश करते थे, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। फिर कमर्शियलाइज़ेशन स्टार्ट होगी, कमर्शियलाइज़ेशन के स्टार्ट होने से आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई, चाहे वो फाइनेंस था, चाहे वो एग्रीकल्चर था, चाहे वो इंडस्ट्री था, चाहे वो आपका सोशल सेक्टर था। जहाँ पे भी जिन-जिन जगहों पे कमर्शियलाइज़ेशन हुई, तो वो सेक्टर्स जो है वो सारे, जो पहले अगर आप किसी एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते थे, ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे, तो अब वो एक कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल इंस्टीट्यूट बन गए। एग्रीकल्चर ने भी उसका उससे इम्पैक्ट हुआ और वहाँ पे जो ऐसी प्रोडक्ट्स जो पहले सिर्फ़ आप लिविंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जो अपनी ज़रूरत के लिए पैदा पैदा करते थे, वो जो अपनी खाने-पीने के अजनास इस्तेमाल करते थे, अब वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स ने उनका जो है वो वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, वो इस्तेमाल हो रही थी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी। तो अब जो वहाँ पे सर्वाइवल था, अब लोग जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स पैदा करके, कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पैदा करके, उनको बेच के उनसे जो पैसा आता था, उनसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यूज़ करके, खरीद के इस्तेमाल करके अपनी लिविंग को पूरा करते। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट था कि एक तरफ आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड आ गई, अब दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक वेस्टर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड हो जाएगी, एक थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो जो थर्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी और जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी, जो डेवलप थी ऑलरेडी, जहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ गुज़र चुका था, उसकी वेव हो चुकी थी। सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का वेव अपने बूम पे था, वो भी कहीं पे गुज़र चुका था और कहीं पे बूम पे था, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी। और अब आपको यहाँ पे डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या है? ग्रोथ जब भी जहाँ पे होगी, वहाँ पे पर्सिस्टेंट राइज़ इन आउटपुट होगा, वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस्ड हो रहा था, वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होगा, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ पे ग्रोथ के साथ-साथ वहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस वहाँ भी आएँगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी होंगी, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, वहाँ पे लोगों की पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी, वहाँ पे लोगों के लिए जो पॉवर्टी है, जो हंगर है, वो भी रिड्यूस्ड होंगे, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड उनका इम्प्रूव होगा, उनकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होंगी, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे हेल्थ, वहाँ पे बाकी जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है वो सारी इम्प्रूव होंगी। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, मास प्रोडक्शन हो रही थी, और जो थर्ड वर्ल्ड था, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, कि वो जो थर्ड वर्ल्ड था, जो डार्क एजेस से जो इकॉनमी बहुत सारे निकल के थर्ड वर्ल्ड में शामिल हो गए और वहाँ पे वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन करते थे, वो अपनी परसिस्टेंट प्रोडक्शन करते थे, वो एक वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का फिनोमेना अकर हो रहा था।
तो अब इस चीज़ ने, इस ट्रेंड ने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक डेवलप्ड वर्ल्ड, एक अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड वो थी जहाँ पे हमने उनकी कैरेक्टराइज़ेशन की हुई है कि वहाँ पे आपको ज़िंदगी की हर फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ पे इम्प्रूव्ड लाइफ स्टैंडर्ड होगा, वहाँ पे एजुकेशन बहुत इम्प्रूव्ड होगी, हेल्थ की सिनेरियो बहुत इम्प्रूव्ड होगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, इकोनॉमिक डिप्रीविएशन नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, हंगर नहीं होगा, एक जो वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, वो नहीं होंगी। लोगों के पास ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरतें होंगी, अवेयरनेस होगा, फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी और सेल्फ एस्टीम होगा। उनके पास तमाम ऐसी फैसिलिटीज़, तमाम ऐसे चॉइसेस मौजूद होंगी कि जिनसे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, वो किसी न किसी जगह पे कंस्ट्रेंट का शिकार थे। वो कहीं पे फाइनेंस कंस्ट्रेंट का शिकार थे, कहीं पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट का शिकार थे, कहीं पे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कहीं पे उनके पास टूल्स नहीं थे, कहीं पे उनके पास मेथड्स नहीं थे, कहीं पे उनके पास पॉवर्टी थी, उनके पास हंगर थी, उनके पास डिप्रीविएशन थी, उनके पास इनकम इनइक्वालिटी थी। तो इन हेल्थ की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं इतनी थी, एजुकेशन ना होने के बराबर थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो लोग लैग कर रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स ने उनको अंडर डेवलप्ड उनकी कैरेक्टराइजेशन की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पे। वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट प्रिवेल करी थी बहुत सारे सेक्टर्स में। अगर किसी एक आध सेक्टर में इम्प्रूवमेंट भी थी, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट स्टिल जो है वो परसिस्ट कर रही थी। फिर जो वहाँ पे यूरोपियन सेक्टर था, वो यूरोपियन जो सेक्टर था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ-साथ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी आया। डेवलप्ड सेक्टर जो थे वहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो चुका, एक फेज़ हो चुकी, दूसरा गुज़र रहा है या गुज़र चुका, बूम पे है। तो अब वहाँ पे उनके साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आया। वो इसलिए कि जब भी वो परसिस्टेंट ग्रोथ या डेवलपमेंट हम कहते ही उसको हैं कि जब कोई एक सेक्टर इम्प्रूव्ड हो, कोई एक सेक्टर ग्रो करे तो वो साथ में बाकी अपने सेक्टर्स को भी साइमल्टेनियसली ग्रो कराए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रो होने से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो हुआ, बिकॉज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ ऑफ न्यू फर्टिलाइजर्स, न्यू सीड्स, न्यू मेथड्स, न्यू वेज की प्रोडक्शन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन को भी रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया। अगर आप 1 एकड़ से पहले 20 केजी ले रहे थे, फ़र्ज़ किया, तो अब आप जो है 1 एकड़ से जो है वो 60-80 केजीज़ प्रोडक्शन लेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं कि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी, लोगों के पास इस तरह के मेथड्स आ गए थे कि वो अपनी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे थे। उनकी जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट थी वो उनको फ़वाइद दे रही थी, बेनिफिट्स दे रही थी अलोंग विद प्रोडक्शन। उनको इनकम भी मिल रही थी, उनको एक्सेस भी मिल रही थी, उनको मार्केटेबिलिटी भी मिल रही थी, उनको उस चीज़ की सेफ्टी भी मिल रही थी, रिस्क भी नहीं था। उनके पास टूल्स भी नए आ गए थे, मेथड्स भी आ गए थे, सीड्स भी आ गए थे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती गई उनके बाकी सेक्टर्स के साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई, प्रोडक्टिव हो गई, वेस्टर्न जो सेक्टर था वहाँ पे डेवलपमेंट होती गई और उसकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ थी, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी। वो डेवलपमेंट जो है वो वही काम करते थे जो उनको फ़ायदा देता था। तो उनकी इकॉनमी की परफ़ॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ली इम्प्रूव थी। पॉपुलेशन का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था और इसका प्रेशर इंक्रीज़ होने से रिसोर्सेज़ पे प्रेशर भी पड़ता जा रहा था। जब रिसोर्सेज़ पे प्रेशर पड़ेगा तो लोगों की फिर माइग्रेशन शिफ्टिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लोगों की मूवमेंट होगी फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेक्टर। तो फिर वहाँ पे सिटीज़ और टाउन भी क्रिएट होना शुरू हो गए। फिर कंट्रास्ट जो आ रहा था, वो कंट्रास्ट बिटवीन इस हम अगर हम इस दौर में देखें, तो कंट्रास्ट ऑब्वियसली एग्ज़िस्ट करेगा बिकॉज़ एक जगह पे डेवलपमेंट हो रही है और एक जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी डेवलपमेंट की जगह नहीं ले सकती। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर मच वाइडर फिनोमेना व्हेयरएज़ ग्रोथ इज़ अ लिमिटेड थिंग। कि ग्रोथ जो है वो किसी एक ख़ास सेक्टर, किसी एक ख़ास मुकाम, किसी एक ख़ास इदारे, किसी एक ख़ास इंडस्ट्री या सेक्टर तक लिमिटेड होती है। फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो आपकी जितने भी ऐसे एरियाज़ थे जो अभी डार्क एजेस में थे या थर्ड वर्ल्ड में थे, जैसे अफ्रीका या एशिया, तो वो जो है अब एक्सटर्नल कॉलोनीज़ के तौर पे एस्टेब्लिश्ड होते गए और जो बहुत सारे ऐसे थे जो इंटरनल कॉलोनीज़ के तौर पे, जैसे आयरलैंड था ब्रिटिश की इंटरनल कॉलोनी बन के उसके साथ शामिल हो गया और जो दूर-दराज़ के एरिया थे वो उनकी एक्सटर्नल कॉलोनीज़ बन के, कि यहाँ पे उन्होंने अपने लोग छोड़े होते थे, वहाँ पे उन्होंने अपने जो नॉमिनीज़ रखे होते थे, वो नॉमिनीज़ जो हैं वो उनकी बिहाफ़ पे तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। वायसराय जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ होता था, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके और जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वो वहाँ पे उनका जो स्ट्रेंथन करते जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा
डिटरमाइन करते जा रहे थे, उनको यहाँ पे ज़्यादा उनका होल्ड, उनका कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा था।